नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज बात करेंगे बिहार की। आपने रुपहले पर्दे पर सलमान खान को चुलबुल पांडे का किरदार निभाते हुए देखा होगा और वहां पर जो बैकड्रॉप है, जो वो कहानी गढ़ी गई थी, वो उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन आज मैं बात करूंगा रॉबिन हुड पांडे की। जी हां, रॉबिन हुड पांडे। और बात हो रही है बिहार की। मैं बात कर रहा हूं गुप्तेश्वर पांडे की, जो कुछ देर पहले तक डीजीपी थे बिहार के। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं सामाजिक सेवा करना चाहता हूं। डीजीपी रहते वो समाज की पूरी सेवा नहीं कर पाए, वो सामाजिक सेवा करना चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरे इस्तीफे को राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। अब राजनीति से जोड़कर देखा जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस रॉबिन हुड पांडे की भूमिका में वो आए, बाकायदा वीडियोस भी बनाए, और सुशांत सिंह राजपूत पिछले 1.5 महीने से बड़ा मुद्दा बना हुआ है पूरे देश में और खास बिहार में भी। तो इस इस्तीफे को किस तरह से देखा जाए? समाज की सेवा के लिए आए हैं कि राजनीति में उतरने के लिए आए हैं? सीधा सवाल सुकेश। नहीं, राजनीति में उतरने आए हैं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है कहने में कि पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट है। राजनीति में उनकी दिलचस्पी की वजह से 2009 में उन्होंने एक बार पहले भी पद छोड़ दिया था, वीआरएस दे दिया था। 8-9 महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। बाद में उनका वीआरएस मंजूर नहीं हुआ। नॉर्मली बड़ी दिक्कत होती है जब इतने दिन के बाद आप सर्विसेज में वापस आते हो। वो सर्विसेज में वापस आ गए, बाद में डीजीपी बन गए। आज भी जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, कल जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, मैं आपको बता दूं, जो रूल्स हैं उसके मुताबिक 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है। 3 महीने का वक्त लगता है। उसको वेव ऑफ किया गया है। कल ही उन्होंने इस्तीफा दिया, कल ही मंजूर हो गया और वो रिलीव हो गए। उनकी जगह नए डीजीपी आ गए हैं। तो रास्ता प्रशस्त किया गया है उनके लिए और इसलिए शक और होता है, और शक नहीं, यकीन कर लीजिए कि वो राजनीति में जाने वाले हैं। अब राजनीति में वो किस पार्टी में जाएंगे, इसको लेकर उहापोह है। नहीं, वो पहले, अब जब कह रहे हैं ना कि भाई मैं राजनीति में नहीं जाना, राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं इस बात को? 3 दिन पहले एक न्यूज पोर्टल ने खबर छापी थी कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, तो बड़ी लानत मलानत की थी गुप्तेश्वर पांडे ने कि ये देखिए किस तरह की ये रिपोर्टिंग हो रही है। और वही बात सही साबित भी हुई। और यही जो हम दावा कर रहे हैं, जो आप दावा कर रहे हैं कि वो राजनीति में जाएंगे, वो भी आने वाला वक्त गवाही दे देगा। नहीं, इसकी मनाही नहीं कर रहे हैं वो पहले भी कह चुके थे कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा इस पे मैं तय करूंगा। हाँ। राजनीति में नहीं जाऊंगा ये भी नहीं कह रहा हूं। हाँ। भाई वो कैसे कह सकते हैं ये? हाँ। दुनिया जानती है कि 2009 में वो बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे। वो बीजेपी की टिकट में इंटरेस्टेड थे। उन्हें ऐसा लग रहा था, मैं आपको थोड़ा पुराने इसमें ले जाऊं, हाँ, तो लाल मुनि चौबे बक्सर से सांसद हुआ करते थे। उनकी उम्र हो गई थी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि 2009 में उनका टिकट कट जाएगा और मुझे वो टिकट मिल जाएगा। पारंपरिक तौर पे वो ऐसी सीट है और चूंकि वो बक्सर के रहने वाले हैं, ये भी बता दूं दर्शकों को, और बिहार के अधिकतर दर्शक उनको जानते होंगे, उन्होंने अपनी छवि जो बनाई है वो डीजीपी कम नेता की छवि है। हाँ। मैं उसमें विस्तार में जाऊंगा बाद में, लेकिन सब जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उन दर्शकों के लिए बता दूं कि वो बक्सर के मूलतः निवासी हैं। तो बक्सर में उनका इंटरेस्ट था। 2009 में बीजेपी ने उन्हें ओबलाइज नहीं किया और वो वापस सर्विसेज में आ गए। मुझे लगता है कि इस बार नीतीश कुमार ओबलाइज करेंगे। इस बार नीतीश कुमार ऑब्लाइज करेंगे? हाँ, मैंने हिंट दिया आपको ये। हाँ, सीधा मतलब आप कह रहे हैं कि बक्सर से, क्योंकि अभी अश्वनी चौबे हैं वहां से, तो बीजेपी ऑब्लाइज करने के बजाय जेडीयू ऑब्लाइज करेगी, मुझे बीजेपी करेगी? मैं फिर से एक क्लैरिटी, मुझे लगता है कि वो जेडीयू ज्वाइन करेंगे। वो मूलतः बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बक्सर में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। ब्रह्मपुर है, मेरे ख्याल से कलराज कह रहा हूँ, कैलाशपति मिश्र बहुत पुराने, बहुत अनुभवी और फाउंडर मेंबर में से एक हुआ करते थे, संघ के बड़े नेता थे। तो उनकी पैठ वहाँ बहुत थी, उनका क्षेत्र बताया जाता है, तो वहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक शाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो जेडीयू के इलाका बक्सर होगा ऐसा माना जा रहा है। कुछ हलकों में चर्चा ये भी है कि वाल्मीकि नगर, जो पहले बगहा कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो खाली हुई है। वो पार्लियामेंट आने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखते थे, इसलिए कुछ हलकों में ये चर्चा है कि क्या वाल्मीकि नगर से लड़ेंगे क्या। जेडीयू के एक सांसद का देहांत हो गया है और ऐसे में वो सीट खाली है और विधानसभा चुनाव के साथ उस पर भी चुनाव होना है, और संयोग से
वहाँ जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बनावट है, वहाँ से गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ भी सकते हैं, और संयोग ऐसा है कि वो सीट भी जेडीयू की है। तो इसलिए लोग जोड़कर देख रहे हैं कुछ हलकों में, जो बक्सर से आगे निकलकर देखना चाहते हैं कि क्या लोग विधानसभा समझ रहे हैं, कहीं लोकसभा तो नहीं जाने वाले। लेकिन आप क्या सेंस क्या कहता है, तजुर्बा क्या कहता है? मेरा सेंस ये है कि शायद वो इस बार विधानसभा लड़े। लोकसभा में मुझे हिच ये लग रहा है कि 2020 में आप चुनाव में जाने वाले हैं, मूलतः कुशवाहा डोमिनेटेड वो क्षेत्र है, तो किसी कुशवाहा का टिकट की जगह पे आप किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारेंगे तो हो सकता है कि कुछ एंगर हो, और ऐसे मौके पे नीतीश कुमार शायद ये एंगर मोल लेना नहीं चाहेंगे, तो पहले वो विधानसभा आएंगे, बाद में लोकसभा का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। विधानसभा में सुशांत सिंह भी तो मुद्दा बनेगा ना। अब जेडीयू को कहने की जरूरत नहीं कुछ भी, गुप्तेश्वर पांडे को आपने सामने ला दिया है। गुप्तेश्वर पांडे चेहरा बन गए हैं इस कैंपेन के कि सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने इंसाफ दिलवाया तो वो गुप्तेश्वर पांडे ने। वो डीजीपी होते हुए भी शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक प्राइम टाइम में 1-to-1 ही नहीं, पैनल डिस्कशन में भी बैठे रहे 20 दिन। मानो राम राज्य आ गया है बिहार में, तो वो चेहरा बन गए हैं इस कैंपेन के। इस बीच उनका एक बयान जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और जिसपे सबसे ज्यादा ट्रोल भी हुए, वो जिसपे सबसे ज्यादा उनको घेरा भी गया, वो था कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती के बारे में कहा कि नीतीश कुमार के बारे में उनकी बोलने की औकात नहीं है, टिप्पणी की औकात नहीं है। तो बहुत प्रतिक्रिया हुई थी उस पर। बाद में उन्होंने कहा कि औकात का डिक्शनरी मीनिंग समझिए, स्टेचर होता है। हाँ। तो वो संवैधानिक पोजीशन पे बैठा हुआ एक व्यक्ति है और एक एक्यूज्ड है, तो एक एक्यूज्ड जो है वो मुख्यमंत्री के बारे में बात नहीं कर सकता। मेरे कहने का ये मतलब था, उन्होंने रफू करने की कोशिश की, लेकिन ये जरूर है पर तो आ गए थे ये अब वो बतौर डीजीपी, अगर मैं कहूं, और मैंने कई बार अपने शो में भी ये सवाल उठाया कि वो बतौर डीजीपी नहीं बैठ रहे हैं, बतौर जेडीयू या बिहार सरकार के प्रवक्ता बनकर बैठ रहे थे। जिस तरीके से उनका बिहेवियर उस दौरान था, वो पॉलिटिकल ज्यादा दिखता था। मैं बाद में आऊंगा कि उनके काम करने का स्टाइल थोड़ा वो मतलब पॉलिटिकल नेचर है, लेकिन जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे, और अब जब वो इस्तीफा देकर राजनीति में प्लंज लेने वाले हैं, तब इसको कहते हैं क्विड प्रो को। उसके बारे में भी कुछ चीजें बताऊंगा जिससे क्लैरिटी होगी। लेकिन अब जब दोनों चीजों को जोड़कर देखा जाता है, जब सुशांत के समय वो बयान दे रहे थे, अब उनके डिफेंस में सिर्फ एक बात आती है, और वो स्ट्रांग बात है जिसको वो आगे रखकर आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जो किया उस पर मुहर लगाई। तो ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस के एफआईआर दर्ज करने को गलत नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, तो ये भी ठीक है। लेकिन कहने वाले ये भी कहेंगे ना, अगर मैं आपसे पलटकर सवाल पूछूं या गुप्तेश्वर पांडे से बल्कि ये सवाल पूछूं कि देखिए सुशांत का मुद्दा आपने लपका, ये मौके पर चौका लगाया, आप अपनी राजनीतिक भूमि तैयार कर रहे थे। आप डीजीपी होने का फर्ज कम, जिम्मेदारी कम, आप अपनी राजनीतिक भूमि की तैयारी ज्यादा कर रहे थे। अब ये ऐसा अगर कहा जाएगा तो उसमें किसी को कोई शक भी नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो राजनीति में प्लंज न लिए होते, तब ये कह सकते थे वो अपने डिफेंस में कि मैं एक्टिव पुलिस में विश्वास रखता हूं, मैं जो एक सेट पैटर्न है, हाँ, एक जो सेट पैटर्न है, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता है। मैं सर्विसेज कंडक्ट रूल में कहां लिखा हुआ है कि मैं स्टूडियो में जाके इंटरव्यू नहीं दे सकता? वो डीजीपी वो डीजीपी है, वो बैठ सकते हैं, वो बयान भी दे सकते हैं, वो मुखर तरीके से बोल भी सकते हैं, लेकिन मुखर तरीके से बोलने के बाद अब वो एक पार्टी के लिए मुखर तरीके से बोलेंगे, ये जब साबित होने लगता है तो इसको कहते हैं कि आपके दिमाग में पहले से कुछ चल रहा था, आपने ऐसी एक भूमिका बनाई, आपने नेशनल लेवल पे अपनी एक छवि क्रिएट की कि ये व्यक्ति सच की लड़ाई लड़ रहा है, और वही व्यक्ति जो सच की लड़ाई लड़ रहा था अब इलेक्शन की लड़ाई लड़ने के लिए सामने आकर खड़ा हो गया। वही नीतीश कुमार के बारे में, जो रिया के बारे में नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया, वो लग रहा है कि वो नीतीश कुमार के प्रवक्ता हैं, वो डीजीपी नहीं है। और यहां पर देखिए 70 के दशक में भी जाने की जरूरत है, और ये दर्शकों को समझाने की जरूरत है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, ये मैक्स वेबर, वो कमिटेड मतलब कमिटेड किस चीज के लिए हो? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाह, वो आपके उत्थान के लिए, आपके वेलफेयर के लिए, आपके विकास के लिए। लेकिन 70 के दशक में इस पूरे लॉजिक को इंदिरा गांधी ने इन्वर्ट कर दिया था। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी मतलब कमिटेड टू द पॉलिटिकल मास्टर्स। ये मतलब सिर्फ जेडीयू या बीजेपी कर रही है, ये फ्रेज ही उनके टाइम में कॉइन किया गया कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, कमिटेड टू द पॉलिटिकल मास्टर्स। तो ही इज अ कमिटेड ब्यूरोक्रेट, ये तो कहा जाएगा ना। देखिए उस समय से जो इसकी शुरुआत हुई है
वो धीरे धीरे इनरोड्स बना लिया है। और मैं तो उसमें जुडिशरी भी शामिल करता हूं और बाकी जो सर्विसेज में ब्यूरोक्रेसी के अलावा जो टॉप पोजीशन पे लोग जो रहे हैं उनको भी शामिल करता हूं। आर्मी और चीफ से लेकर चीफ जस्टिस से लेकर पुलिस कमिश्नर सबका से नाम लेकर लीजिए। डीजीपी से लेकर अब आप नाम लेना शुरू करेंगे तो उसमें कई पूर्व न्यायाधीश आ जाएंगे, कई मुख्य न्यायाधीश आ सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ सकते हैं। तो वो ब्यूरोक्रेट्स तो आ ही जाते हैं, न्यायाधीश भी आ ही जाते हैं जो बड़े लेवल पे जिन्होंने सर्व किया है। तो धीरे धीरे इस व्यवस्था ने एक घर कर लिया है और उस पूरी संरचना को एक वीकेंड करने की कोशिश है। मैंने देखा है और मैं याद कराना चाहता हूं दर्शकों को कि मैंने खुद सुना है अरुण जेटली जो एक नामी वकील थे, एक बड़े मुखर वक्ता थे जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है। कुछ लोग होते हैं पार्लियामेंट में ओरेटरी स्किल उनकी कमाल की होती है। आप सीताराम येचुरी को सुने, अगर सभा में सुने, आप बहुत शायद इंप्रेस नहीं होंगी आम जनता, लेकिन जब आप हाउस में सुनते हैं तो आपको लगता है कि क्वालिटी डिबेट जो है वो यही है। मैंने अरुण जेटली को कई बार बोलते सुना था और उसमें एक आध भाषण जो मुझे लोकसभा राज्यसभा का याद है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो परिपाटी है, ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, ऐसे लोग जो जुडिशरी से आते हैं, ऐसे लोग जो अलग अलग फील्ड से राजनीति में प्रवेश करते हैं या इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बिठा दिए जाते हैं, उस पे रोक लगनी चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। उनका फैसला और उनका राजनीतिक जमीन तलाशना बाद में, वो उसको क्विड प्रो को कहते हैं। वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है और जब आप कुछ फेवरेबल फैसले देकर सरकार के दिए गए पोजीशन पे बैठ जाते हो या पॉलिटिकल पार्टी के दिए गए पोजीशन पे बैठ जाते हो, तब साफ लगता है कि न्याय व्यवस्था से आपका विश्वास हिलता है। न्याय व्यवस्था का मतलब सिर्फ न्यायिक प्रणाली की बात नहीं कर रहा हूं, पुलिसिया व्यवस्था भी न्याय देने की व्यवस्था है, तो उसकी भी बात कर रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग भी न्याय देने के लिए बैठे हैं आम जनता को, मैं उनकी बात भी कर रहा हूं। तो आपने कुछ फैसले लिए और उस फैसले का असर ऐसा हुआ सरकार पे या किसी अमुक पॉलिटिकल पार्टी पे कि उन्होंने आपको पोजीशन दे दी। इसके खिलाफ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, पार्लियामेंट में मैंने इस पे डिबेट सुने हैं और इस पे चर्चा करते समय कूलिंग ऑफ पीरियड की बात हुई कि कम से कम इतना तो होना चाहिए, आप इस फील्ड में आ जाइए। ये फील्ड बहुत अच्छा है। ये नहीं कि आप हैं डीजीपी हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपने कुछ अहम फैसले लिए और पता लगा कि अगले दिन आप राज्यसभा में बैठे हैं या आपको लोकसभा का टिकट दे दिया गया या विधानसभा का टिकट दे दिया गया। मैं नाम गिना दूं, आप चले जाइए लोकसभा में। आरके सिंह होम सेक्रेटरी थे, सरकार में मंत्री हैं, सत्यपाल सिंह, हरदीप पुरी, बहुत सारे ऐसे लोग, जनरल वीके सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट पोजीशन पे सर्व किया है और उसके तुरंत बाद राजनीति में आ गए हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी के ही बहुत सारे लोग थे, इसमें दूसरी पार्टियों के भी बहुत सारे लोग थे। ये बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी करना चाहता हूं कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसपे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर चिंतन करना पड़ेगा कि क्या ये करना ठीक है। उनका राजनीति में इंटरेस्ट है। मैं कुछ मजेदार किस्से बताता हूं आपको। ये पॉलिटिकल नेचर, मैं जो कह रहा था, ये पॉलिटिकल नेचर है। इनके काम करने का तरीका भी ऐसा रहा। जब ये एसपी थे तब भी ये पंचायत लगाते थे। अब वहां के लोग इनको रॉबिनहुड की तरह देखा करते थे कि कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, थाने जाने की जरूरत नहीं है, अपने पास बुलाया, समझौता करा दिया। ये जब बेगूसराय में थे तब बड़ा नाम था इनका, जहानाबाद में इन्होंने पुलिसिंग की है, बेगूसराय में पुलिसिंग की है, मेरे ख्याल से मुजफ्फरपुर में तो आईजी थे, जहां से मैं आता हूं शायद डीआईजी भी थे। मैं अपने साथ जो वाकया वो बताता हूं आपको। मैं एक बार मुजफ्फरपुर में गया था, इनको पता लगा, इन्होंने मुझे फोन किया कि सुना आप मुजफ्फरपुर आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि आपने आईबी लगा रखी है? बोला नहीं, किसी ने बताया मुझे। तो मुलाकात हो तो मैं इनसे घर मिलने गया। नॉर्मली मैं नहीं जाता हूं, मैं घर जाता हूं तो अपने दोस्तों से मिलता हूं, अपने परिवार के साथ रहता हूं। पुलिस ऑफिसर और नेताओं से मिलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि पुरानी जान पहचान थी, मैं मिलने चला गया। तो वहां मैंने देखा कि अलग अलग झुंड में अलग अलग लोग बैठे हैं। मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा कि सुकेश भाई बस 5 मिनट जरा। तो एक एक करके वो झुंड के पहले लोग आ गए, उन दोनों की बात सुनी, 5 मिनट में उसको निपटा दिया। दोनों मान गए, दोनों पक्ष चले गए। फिर दूसरा लौट आया, फिर तीसरा लौट आया। तो अगर आप गुप्तेश्वर पांडे के वर्किंग स्टाइल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं किसी नेता के संग, यस, टेलर मेड पॉलिटिशियन है। वो अपने आप में एक पॉलिटिकल जो उनका छवि है, वो अपने आप में भी देखते हैं कि मैं शायद इसके लिए मेकआउट
हूं मैं इसके लिए। और इसलिए ये बार बार सभी लोग जो उनको जानने वाले हैं, पॉलिटिकल सर्किल में भी, ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में भी, वो बताते हैं कि ही इज टिपिकली मेड फॉर। तो ऐसे में आखिरी सवाल ये जेडीयू बीजेपी, खास जेडीयू के लिए तो बड़ा विन विन सिचुएशन हो जाएगी। आपको खुलकर सुशांत का मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास गुप्तेश्वर पांडे हैं तो ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण राजपूत की लड़ाई लड़ रहा है, तो जातीय समीकरण भी बड़ा ठीक बैठ रहा है। देखिए, ये जिन जातीय समीकरण की आप बात कर रहे हैं वो मूलतः समझा जाता है कि वो एनडीए के खाते का वोट है। गुप्तेश्वर पांडे अगर जेडीयू में जाते हैं मेरी जानकारी के मुताबिक, तो जेडीयू उसमें एक बड़ा गेम भी करने के इसमें है। एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा जो 87 बैच का पुराना आईपीएस अफसर है, डीजीपी रहा है, अलग अलग पोजीशन पे जिसने सर्व किया है, वो अगर जेडीयू में आता है तो जेडीयू अपने आप को भी उनके नाम पे स्ट्रांग करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, कि एक ब्राह्मण चेहरा हमारे पास भी है। हाँ। जो बीजेपी की बपौती अब तक समझी जाती बीजेपी है, कहती थी ये तो हमारा वोट है, आपको मिलता है क्योंकि हमारे साथ गठबंधन है। तो कुछ ऐसे चेहरे जो जेडीयू को, मतलब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जेडीयू एक रीजनल पार्टी है अमूमन, नीतीश कुमार उनके नेता है, नीतीश कुमार के अंडर वो सर्व कर चुके हैं, नीतीश कुमार से उनकी 1-to-1 है, तो वैसी पार्टी में फंक्शन करना थोड़ा आसान होता है। दूसरे कई ब्यूरोक्रेट भी अभी हाल में ज्वाइन किए हैं, जो बिहार में ही सर्व कर रहे थे, और जेडीयू ही उन्होंने ज्वाइन किया है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी जेडीयू है, जेडीयू बताने की कोशिश करेगी, और गुप्तेश्वर पांडे उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे वो एक स्टैब्लिश्ड फेस है, तो उनको जेडीयू भुनाएगी। तो जेडीयू इसको विन विन सिचुएशन में अपने आप को समझेगी उनको लेकर, और गुप्तेश्वर पांडे शायद समझेंगे कि हमारी एक सीट पक्की हो गई, मैं एक स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी में हूं, और उन्हें यह समझ में आ रहा होगा कि ये जीतने वाला डिस्पेंसेशन है, तो यहां जाने में फायदा भी है। तो ये देखिए, ये बिहार की राजनीति में एक और नया खेल जुड़ गया है, एक रोचक किरदार रॉबिन हुड पांडे। वो अपना गमछा भी बड़े स्टाइल से, वीडियो आपने देखा होगा, तो अभी उन्हें आप और देखने वाले हैं इस चुनावी समर में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।